तो कहीं ना कहीं जो ये कुर्मी समाज की तरफ से जो दबाव की राजनीति नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही थी, उस राजनीति को बहुत बड़ा इस सेंसस से झटका लगने वाला है। और इस सेंसस के जो सबसे बड़े आप कहिए लाभार्थी होंगे वो लालू यादव होंगे। और कहीं ना कहीं इसका अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है ये उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और इसका एक थोड़ा सा हाँ, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में ये खुल करके आया है कि ओबीसी के अंतर्गत जो जातियां हैं वो 2600 जातियां हैं। और रोहिणी कमीशन ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि केंद्र सरकार में जितनी भी नौकरियां हैं उन सभी नौकरियों का जातिवार डेटा निकाला है। और ये पाया है कि केंद्र सरकार की 57% 97% जो नौकरियां हैं उसको पाने वाले ओबीसी के 25% जाति के लोग हैं। और ये मतलब आप सर पकड़ सकते हैं बात सुन करके कि इस देश में 983 ओबीसी जातियां ऐसी हैं जिनका एक भी व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी भी नौकरी में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप ओबीसी का मुद्दा लेकर के समाज के बीच में जाएंगे तो यह भी तो बात होगी ना कि फिर ओबीसी में भी जो नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोक रंग। साल के शुरुआत में जातीय जनगणना का जो माहौल बनाया गया, जिस जातीय जनगणना के ऊपर सवार होकर इंडिया गठबंधन बना, जिस जातीय जनगणना के मसले को लेकर राहुल गांधी लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, वो जातीय जनगणना जो 2024 के चुनाव के मद्देनजर बहुत अहम माना जा रहा है, उस जातीय जनगणना के नतीजे आज सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जातीय जनगणना का पहला जो जनगणना हुआ है वो बिहार राज्य में हुआ है और उसके नतीजे हमारे बीच में हैं, जो मैं आपके बीच क्रमवार रखने जा रहा हूं। बिहार में सबसे अधिक आबादी अगर किसी जाति की है तो वो है यादव जाति की, जो कि है 14.6%। उसके बाद मोची, चर्मकार और रविदास समाज के लोग हैं जो 5.2% हैं। भूमियार लगभग 2.86%, राजपूत 3.45% और वहीं पर ब्राह्मणों की आबादी 3.65 है। जातीय जनगणना के पीछे क्या है, जातीय जनगणना के बाद क्या होने वाला है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। भूपेंद्र जी, एक लंबा चौड़ा मैंने आज इंट्रो दिया है जी जी, क्योंकि ये जो मामला आज हमारे बीच है ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा ही मामला है। हाँ, तो इस पर तमाम बातें आपसे करनी है। जी जी, आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो मोटा मोटा मैंने दर्शकों के बीच में रखा जी है। जी जी, मगर आप इस बात को जानते हैं कि जनगणना इससे पहले 1931 में भी हुई थी जाति के आधार पे। जी जी जी, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद जब पहली बार 18 लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में भी जब जनगणना पहली बार भारत में हुई तो भी जातियों का जिक्र था उसमें। हाँ जी। तो इसको एक क्रमवार तरीके से आप समझाएं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने जा रहे हैं इस देश में। पहली बात तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ने जो जातीय सर्वे कराया है इसका कुल परिणाम यही है कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी जी। यानी कि कोई भी परिवर्तन इसमें मेजर हमें दिखाई नहीं दिया है। जितना इसका हवा बनाया गया था, इस पूरे दावे की हवा निकल गई है। और उसकी आगे की बात मैं कहता हूं, नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के दबाव में अपनी जो राजनीति है उस पर कुल्हाड़ी मार ली है। क्योंकि आपने सबसे पहले जो बताया कि यादव आबादी है 14.3% के आसपास और कुर्मियों की जो आबादी है वो भी आपने बताया 3% से कुछ कम, आपने 2.8%। तो अभी तक जो ये दावे किए जा रहे थे कि कुर्मियों की आबादी 4% है, 5% है और एक मानसिक दबाव बना करके नीतीश कुमार रखते थे, कहीं ना कहीं वो दबाव इन्होंने रिलीज कर दिया जी, है ना। और अब हम बात करते हैं कि ये जो जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं क्या ये चौंकाने वाले हैं, क्या इनमें कुछ बदलाव भी हुआ हाँ, है? ये जो आपने कहा कि 1872 या 1931 में हुआ है, तो सबसे पहले मैं जो कंबाइंड जो इस बार का नीतीश कुमार जी ने जो जातीय सर्वे जो उन्होंने आज जारी किया है उसके बारे में बता देता हूं। इनका इस सर्वे के अनुसार जो जनरल पॉपुलेशन है यानी सवर्णों की जो आबादी है वो है 16%। कुल ओबीसी जिसमें महा ओबीसी और ओबीसी दोनों मिलाकर आते हैं उनकी जो आबादी है वो 63% है, जिसमें से 27% ओबीसी हैं और 36% महा ओबीसी हैं। तो इस तरह से ये तीन पार्ट मैंने बताया आपको, जनरल बताया, ओबीसी बताया और महा ओबीसी की
आबादी मैंने बताया। जी अब हम बात करते हैं 1872 के सर्वे की। जी 1872 में आप जानते हैं कि जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा था वो एक प्रोविंस के जी अंतर्गत जी आता था, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा। और दूसरी बात, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस दौरान जो मुस्लिम पॉपुलेशन थे, उस पॉपुलेशन का बिहार से बड़े मात्रा में ट्रांसफर होकर के पाकिस्तान चले गए। बिहार इस बंगाल का जो जी जी क्षेत्र जी था। जी इसलिए आप देखेंगे तो चाहे वो जनरल की पॉपुलेशन हो, चाहे यादवों की पॉपुलेशन हो, चाहे और ओबीसी जातियों की पॉपुलेशन हो, वो रिलेटिवली समय के साथ आपको बढ़ती हुई दिखाई देती है। ठीक है। 1872 में जो जनरल की आबादी थी वो थी 9%। ये आप बिहार की बात कर रहे हैं? हम बिहार बंगाल जो प्रोविंस था उस समय उसकी बात कर रहे हैं। जी तो बिहार बंगाल प्रोविंस में जो सवर्ण आबादी है वो थी 9%, और आज के डेट में ये आबादी बढ़कर आई है 16% आई है। 1931 की यदि हम बात करें तो 1931 में जो ये आबादी थी, ये थी जनरल की 13.5%, जिसमें कि 4.7% ब्राह्मण, 2.9% भूमिहार। 1931 में ध्यान रखिएगा कि बंगाल अलग हो चुका था, बिल्कुल। तो इसलिए ये जो डेटा है ये ज्यादा एक्यूरेट है पुराने डेटा से। अब ये उड़ीसा का और बंगाल का कंबाइंड डेटा है, बाद में उड़ीसा भी अलग हो गया 1936 में उड़ीसा हाँ, उड़ीसा अलग हो गया। तो 4.7% ब्राह्मण है बिहार में, 2.9% भूमिहार है, 4.2% राजपूत हैं, 1.2% कायस्थ हैं, और 0.6% बनियों की आबादी है बिहार में। अब हम कंपेयर करें 1931 के डेटा को 2023 से, और 1931 का डेटा रखना ज्यादा महत्वपूर्ण मैं दर्शकों को इसलिए बता दूं क्योंकि अभी एक डेटा आज का है 2023 का, और एक डेटा है 1931 का, और बीच में है 1947 जब देश का बंटवारा होता है। और इस बंटवारे में बड़ी संख्या में बिहार के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो चले जाते हैं पाकिस्तान में, जिनको कि वहां पर मुहाजिर या ऐसा कुछ मुहाजिर बोला जाता है, उनकी एक बड़ी आबादी चली जाती है। तो इस कारण क्या है कि एक बड़ा पॉपुलेशन चूंकि चला ही गया दूसरी जगह पर, इसलिए हर पॉपुलेशन में आपको एक रिलेटिव ग्रोथ दिखाई देगा। तो 13.5% जनरल पॉपुलेशन था 1931 में बिहार में, और आज के डेट में यह पॉपुलेशन आई है 16%, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। ब्राह्मणों की आबादी 1931 में 4.7% थी, इस बार के सेंसस में इन्होंने जो जारी किया है 3.7% है। भूमिहार समाज की आबादी 1931 में 2.9%, और इस बार भी भूमिहार समाज की आबादी 2.9%। राजपूत समाज की आबादी 1931 में 4.2%, और 2023 में 3.5%। कायस्थ समाज की जो आबादी है वो 1.2% था 1931 में, इस समय 0.6% है। जो कायस्थ पॉपुलेशन हमें दिख रहा है घटा हुआ, वास्तव में घटा नहीं है। एक तो कायस्थ क्या है कि शहर की तरफ माइग्रेट करते हैं, दूसरा इनकी जो आबादी थी वो उड़ीसा की आबादी थी। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं तो कोई मेजर परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देता है। भूपेंद्र जी, मैं यहाँ पे एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जो आंकड़े आपने बताया है, जो कंपैरेटिव आंसर हमने दिया है अभी आंकड़ों का, उसमें हमें ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ खास बदलाव तो हुआ ही नहीं है। हाँ, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो चर्चा करनी पड़ेगी ना जी। यादव समाज की जो आबादी आई है 2023 का, जो ये जनगणना, जाति जनगणना जारी किया गया है, वो आपने कितना प्रतिशत बताया था? अभी तो 14.26%। ठीक है, 14.26% आपने बताया कि यादव समाज की आबादी आज की डेट में बिहार में है। तो हम ये देखते हैं कि जो जनरल की आबादी है वो 13.5 से बढ़कर के 16% हो रही है, और यादव समाज की जो आबादी है वो 11% थी 1931 में, वो बढ़कर के 2023 में दर्शकों पहुंच गई है 14.3%। तो आप देखेंगे तो जो मुस्लिमों का ट्रांसफर हुआ बिहार से पाकिस्तान की तरफ, उसी की वजह से ये रिलेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलता है जनरल सवर्ण पॉपुलेशन में भी और यादवों के पॉपुलेशन में भी। तो 1931 में जो यादव आबादी थी वो 11% थी, और आज वो यादव आबादी जो बढ़ करके हमें 14.26% दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन जो हुआ है, जो 1931 की यदि हम बात करें तो जो कुर्मी आबादी थी वो लगभग 5-6-7% के बीच में 1872 से लेकर के 1931 तक लगातार बनी रही। वो आबादी
इस बार का जो सर्वे आया है उसमें आपने ये बताया है 2.8%। तो कहीं ना कहीं जो ये कुर्मी समाज की तरफ से जो दबाव की राजनीति नीतीश कुमार के द्वारा की जा रही थी, उस राजनीति को बहुत बड़ा इस सेंसस से झटका लगने वाला है। और इस सेंसस के जो सबसे बड़े आप कहिए लाभार्थी होंगे वो लालू यादव होंगे। और कहीं ना कहीं इसका अप्रत्यक्ष जो प्रभाव है ये उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। और इसका एक थोड़ा सा एक सकारात्मक प्रभाव हम मानते हैं कि अखिलेश यादव को भी पड़ने वाला है। लेकिन जो अन्य ओबीसी राजनीति हो रही थी, चाहे वो कोयरी समाज की राजनीति हो, कुर्मी समाज की राजनीति हो, इन सभी राजनीति को एक ये बड़ा झटका है, बड़ा सेटबैक है। और मैं कुछ ऐसे लोगों से बातचीत भी कर रहा था जो इन मुद्दों से लंबे समय से जुड़े हुए हैं कि आखिर ये जातीय जनगणना की जो मांग है इतने लंबे समय से एक विशेष एक दो पार्टियों द्वारा ही क्यों की जा रही थी, और उससे भी बड़ी बात है कि विशेष एक दो वर्गों के द्वारा की जा रही थी। कहने का मतलब यही है कि जातीय जनगणना की सबसे बड़ी जो मांग थी वो एक लालू यादव जी की तरफ से थी और दूसरी मुलायम सिंह जी की तरफ से थी, यानी कि सपा और राजद की तरफ से थी। ऐसा है कि जो यादव कम्युनिटी है वो आप देखेंगे कि उनकी सरनेम भले एक हो, लेकिन वो एक तरह से कहिए ओरिजिन वाइज जो है अलग अलग है। हाँ। महाराष्ट्र के जो यादव हैं उनका बिहार के यादवों से कोई लेना देना नहीं है, जो उसके नीचे आप जाएंगे आंध्रा के, कर्नाटक के यादव कोई लेना देना। लेकिन यदि देश के स्तर पर यह जनगणना हो जाती है तो जो यादव हैं वो कहां टिक करेंगे? सारे यादव एक कॉलम में टिक करेंगे। जब एक कॉलम में टिक करेंगे तो इसका फायदा किसको मिलेगा? जो यादव की राजनीति करती हैं ऐसी पार्टियां, ये कंसोलिडेट हो जाएंगे। इसलिए इतनी बड़ी मांग लगातार बार बार मुलायम सिंह जी की तरफ से की जाती रही जब वो जीवित रहे, और अब लालू जी की तरफ से ये दबाव बना हुआ है ताकि एक आइडेंटिटी क्रिएशन कर सके। ठीक है। रोहिणी कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जी जो ये ओबीसी पे और उसके सब क्लासिफिकेशन पर बनाई गई थी जी। तो उसकी रिपोर्ट में कुछ ऐसे बातें कही गई हैं कि मैं चाहता हूं कि जो कुछ मुख्य बिंदु हैं उसके जी उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, रोहिणी कमीशन की जो बात है वो समझनी पड़ेगी कि जब ये महिला रिजर्वेशन आया, महिला रिजर्वेशन आते ही यही महिला रिजर्वेशन सोनिया गांधी जी भी लेकर आई थी अपने समय में जी। तब उन्होंने उसके अंतर्गत ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात नहीं की क्योंकि वो संविधान सम्मत नहीं था। लेकिन इस बार जैसे ही ये मुद्दा आया तो इन्होंने कहा कि जो ओबीसी महिलाओं के साथ ये अत्याचार हो रहा है और ओबीसी महिलाओं को भी अलग से इस आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। अब मसला ये है कि जब आप ये मुद्दा उठाएंगे कि आरक्षण के भीतर आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है रोहिणी कमीशन का। क्योंकि अभी तक जो भी आरक्षण मिल रहा है, और मैं खुल के कहूंगा कि उस आरक्षण के जो बड़े लाभार्थी हैं वो हैं यादव, जाट, गुजर, कुर्मी, कोयरी, ऐसे एक दो जातियों को और जोड़ लीजिए। बल्कि 2600 जातियां हैं ओबीसी में। ओबीसी के अंदर, हाँ, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट में खुल करके आया है कि ओबीसी के अंदर का जो जातियां हैं वो 2600 जातियां हैं। और रोहिणी कमीशन ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है कि केंद्र सरकार में जितनी भी नौकरियां हैं उन सभी नौकरियों का जातिवार डेटा निकाला है और ये पाया है कि केंद्र सरकार की 57% 97% जो नौकरियां हैं उसको पाने वाले ओबीसी के 25% जाति के लोग हैं जी। और ये मतलब आप सर पकड़ सकते हैं बात सुन करके कि इस देश में 983 ओबीसी जातियां ऐसी हैं जिनका एक भी व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी भी नौकरी में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप ओबीसी का मुद्दा लेकर के समाज के बीच में जाएंगे तो यह भी तो बात होगी ना कि फिर ओबीसी में भी जो महा ओबीसी हैं फिर आरक्षण में आरक्षण करिए। और ये जैसे ही आएगा तो सबसे पहले जानते हैं कौन पलटी मारेगा जी? सबसे पहले पलटी मारेंगे यही मुलायम सिंह की पार्टी यानी अखिलेश जी की पार्टी और लालू यादव, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के या ओबीसी राजनीति के सबसे बड़े लाभार्थी यही लोग हैं। बिल्कुल। और यदि इस लाभ का डिवीजन होना शुरू हो गया तो ये घाटे का सौदा हो जाएगा। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, जो नाई बिरादरी है जी, ये हर गांव में एक दो परिवार हैं, तो इनकी कुल आबादी तो 0.5% 0.7% आ जाती है, लेकिन ये कहीं झुंड में नहीं पाए जाते, इनका कोई गांव बस्ती नहीं होता है, इसलिए ये कभी राजनीति में महत्व पाते ही नहीं है। जो लोहार विश्वकर्मा है इनका इसी तरह से झुंड नहीं पाया जाता है। जो बढ़ई कम्युनिटी है, तो कहार कम्युनिटी है, इस तरह से कई सारी कम्युनिटी है जिनकी की बस्ती नहीं पाई जाती है। बस्ती किसकी पाई जाएगी? टोला किसका पाया जाएगा? ब्राह्मणों का पाया जाएगा, ठाकुरों का पाया जाएगा, भूमिहारों का पाया जाएगा, कुर्मियों का पाया जाएगा।
कोयरियों का मिलेगा, कायस्थों का मिलेगा, आप इस तरह से देखेंगे गुजरों का मिलेगा, जाटों का मिलेगा, इनका आपको बस्ती मिलेगा, टोला मिलेगा। लेकिन जो महा ओबीसी जातियां हैं, ये क्या है, ये एक एक दो घर हर गांव में है। इसलिए एक कोई जो इनका आप कहिए कि राजनीतिक चेतना नहीं आ पाई, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं। और ये महा ओबीसी बिहार की आबादी का 37% है। यही बहुत मजेदार बात है कि बिहार की राजनीति का 37%, 36% बना रहे हैं सीधे सीधे महा ओबीसी। लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन यदि हम कहें कि कोई पार्टी भी करती है क्या, नहीं करती। बिल्कुल नीतीश कुमार की पार्टी मोटा मोटा यदि हम बात करें तो कुर्मी और कोयरियों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, जनप्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, जिस चेतना को लेकर चलते हैं। मुलायम सिंह की बात करें, यादव समाज को लेकर के चल रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी दलितों को लेकर के चल रही है, जो हम बनाया गया है मांझी साहब के द्वारा, वो भी दलितों को लेकर के चल रहे हैं। तो महा ओबीसी इस पूरे राजनीति से शून्य है। और जिस दिन ये मांग उठेगी कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, सबसे पहले यही लोग भाग खड़े होंगे, मैदान में दिखाई नहीं देंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता जी हूँ, जी, आपको इन राजनीतिक समीकरण में क्या ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को लागू करेगी? नरेंद्र मोदी सरकार के पास ये इक्का पड़ा हुआ है, ये ट्रम्प कार्ड है, ये मोदी जी जेब में रखे हुए हैं जी। मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं ओबीसी जनगणना के मुद्दे को लेकर समाज में जाइए, आप जाइए समाज में। जिस दिन आप एक स्तर से ऊपर इसे उठाएंगे तो ये भी मांग होगी, उसी दिन रोहिणी कमीशन की मांग शुरू हो जाएगी। महा बिल्कुल। ओबीसी जो समाज है, उनमें आज आपको नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई राष्ट्रीय पार्टी जिस दिन चाह जाएगी, क्या नेताओं की कमी है क्या? बिल्कुल नहीं, नेताओं की कमी नहीं है। पार्टियां जब चाह जाती है, उस समाज से नेता उठ खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो रोहिणी कमीशन जो है, इसकी रिपोर्ट लागू कभी भी वो पार्टियां नहीं होने देंगी जो मेजर ओबीसी राजनीति के लाभार्थी है, चाहे वो जाट राजनीति के लाभार्थी हो, चाहे वो कुर्मी या कोयरी या फिर यादव, ये कभी भी रोहिणी कमीशन को लागू नहीं होने देंगे। और यदि ये जाति जनगणना को लेकर के इसी तरह से गए, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार तैयार बैठी है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी हम सार्वजनिक करेंगे, इस पर चर्चा कराना शुरू करेंगे, अपने आप ये लोग बैक हो जाएंगे। ओबीसी राजनीति इस देश की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहा है। यदि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू होती है तो परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। ओबीसी की जो गणना है, जो जातिगत गणना की रिपोर्ट आई है, उसके क्या परिणाम होंगे, 2024 के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना और जानना बहुत रोचक रहेगा। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।